हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है चैप्टर 7 गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। क्या बात है, गतिमान आवेश ये तो हम पढ़ चुके हैं। आवेश क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे आवेश का एक दूसरा स्वरूप, जिसमें आवेश कह रहा है कि हम चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करेंगे। अरे आवेश कह नहीं रहा है, मतलब आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है, इसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, गतिमान आवेश क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है? तो हमें पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। चलिए, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग रहेगी आपकी चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, छड़ चुंबक या दंड चुंबक आपकी होनी चाहिए। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर वह एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है, जिसके कारण वह घूमकर सदैव एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जानने के लिए हम क्या करते हैं, चुंबकीय सुई के मतलब किसी चुंबक के पास, चुंबक के समीप कोई चुंबकीय सुई लेके आए, फिर चुंबकीय सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो वो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं, क्या गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या नहीं करता है, इसी आधार पर एक प्रयोग हुआ है ऑर्स्टेड का प्रयोग। इन्होंने इस प्रयोग द्वारा ये समझाया है, ये सिद्ध किया है कि जी हाँ, गतिमान आवेश भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इनका प्रयोग किस प्रकार हुआ उसको हम देख लेते हैं। इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, एक चुंबकीय सुई, ये हमने बना ली एक चुंबकीय सुई जिसका ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। ये आपकी एक चुंबकीय सुई हो गई। इन्होंने एक चुंबकीय सुई ली और चुंबकीय सुई को बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया, ठीक है, कहीं पर। अच्छा, इसके ठीक समांतर, चुंबकीय सुई के ठीक समांतर एक चालक तार ए बी लिया। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे एक रेखा खींचते हैं। चुंबकीय सुई की अक्ष के समांतर इन्होंने क्या किया, एक चालक तार ए बी लिया। इस चालक तार में, ए बी में धारा प्रवाहित की। यहाँ पर एक कुंजी हमने लगा दी और इस चालक तार को बैटरी से जोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पर बैटरी से जोड़ने के बाद में इन्होंने कुंजी को ऑन किया। ऑन करने के बाद में इसमें विद्युत धारा, चालक तार ए बी में विद्युत धारा प्रवाहित की। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर, अच्छा, धारा प्रवाहित करने पर जब इन्होंने धारा प्रवाहित की तो चालक तार में इस तरीके से धारा प्रवाहित हुई। धारा प्रवाहित करने पर इन्होंने देखा कि जो चुंबकीय सुई है घूम गई। तो चुंबकीय सुई का जो घूमना है वो हम इधर नीचे दिखा देते हैं। अच्छा, इसकी जो दिशा थी इस तरीके से थी। अब ये किस तरीके से घूमी, हम थोड़ा अपना चित्र बनाने के लिए इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, तो इस प्रकार चुंबकीय जो सुई थी वो घूम गई। यहाँ पर चुंबकीय सुई का
दक्षिणी ध्रुव तुरंत हो गया नीचे की ओर और उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर झुक गया। होनी चाहिए तो चुंबकीय सुई ऐसी रहनी चाहिए जो उसकी प्रारंभिक दिशा थी, लेकिन जैसे ही चालक तार में ए से बी की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो चुंबकीय सुई फटाक से घूम गई। यानी कि जो दक्षिणी ध्रुव था चुंबकीय सुई का वो धारा की दिशा से दूर चला गया और जो उत्तरी ध्रुव था वो धारा की दिशा की ओर चला गया। अच्छा, फिर ऑस्टेड ने देखा कि यहाँ पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई है, घूम गई है, स्वतंत्रता पूर्वक ऑटोमेटिक घूम गई है। फिर इन्होंने क्या किया, इस बात से संतुष्ट नहीं हुए कि हो सकता है भाई किसी कारण बस ऑटोमेटिक घूम गई हो। इन्होंने क्या किया कि चालक तार ए बी जो था उसमें धारा की दिशा को पलट दिया, मतलब धारा की दिशा को बदल दिया। धारा की दिशा को बदलने पर इन्होंने देखा धारा की दिशा को पलटा, ठीक है, बदल दिया, धारा की दिशा बदल गई। धारा की दिशा किस प्रकार हो, धारा की दिशा हो गई बी से ए की ओर। अच्छा, यहाँ पर हम चुंबकीय सुई जो प्रारंभ में जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तब चुंबकीय सुई जो है वो इस प्रकार थी। ये इसका दक्षिणी ध्रुव था, ये इसका उत्तरी ध्रुव था। जैसे ही इन्होंने धारा प्रवाहित की, धारा प्रवाहित की, तो धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई फिर घूम गई। अच्छा, चुंबकीय सुई की का जो घूमना है वो हम इधर दिखा देते हैं, ठीक है। किस प्रकार घूमी, रहनी चाहिए थी सीधी सीधी इस तरीके से, ये अच्छी उसकी हो गई। अच्छा, घूम गई तो ये क्या हुआ, लाइन सीधी खिंच जा भाई। अच्छा, इस तरीके से ये इसका दक्षिणी ध्रुव हो गया और ये इसका उत्तरी ध्रुव हो गया। तो चुंबकीय सुई घूम गई। अब क्या हुआ कि धारा जब इधर से प्रवाहित हुई तो दक्षिणी ध्रुव ऊपर की ओर चला गया और उत्तरी ध्रुव चालक तार से दूर चला गया। इन दोनों कंडीशनों को जब उन्होंने देखा तो इस बात को यहाँ पर सिद्ध किया कि चुंबकीय सुई घूमती है सिर्फ जब इस पर कोई चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय सुई को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तब उस पर एक वलाघुण कार्य करने लगता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई घूम जाती है। स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय सुई जो रखी होती है वो घूम जाती है। और यहाँ पर हमने क्या किया, धारा प्रवाहित की। धारा जब चालक तार में धारा की दिशा एक तरफ थी तब चुंबकीय सुई एक दिशा में घूम गई, और जब हमने चालक तार में धारा की दिशा को बदल दिया तो चुंबकीय सुई दूसरी दिशा में घूम गई। तो इसका मतलब है कि जो हम चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये विद्युत धारा इस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये प्रूफ हो गया। अब विद्युत धारा किसके कारण उत्पन्न होती है? जो विद्युत धारा होती है वो गतिमान आवेश ही होते हैं। विद्युत धारा गतिमान आवेश ही तो होते हैं, क्योंकि विद्युत धारा उत्पन्न होती है आवेश प्रवाह से। तो इसका मतलब है जो विद्युत धारा है वो आपके गतिमान आवेश हैं, और गतिमान आवेश हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे ऑस्टेड के प्रयोग से ये सिद्ध हो गया कि कोई भी गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई सा भी गतिमान आवेश हो तो वो आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ये हो गया ऑस्टेड का प्रयोग। चलिए इसको साफ करते हैं। ऑस्टेड का प्रयोग हो गया। ऑस्टेड के प्रयोग के पश्चात अब हम पढ़ेंगे कि गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? तो इस मतलब गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मुख्यतः दो नियम दिए गए हैं। पहला नियम है, यहाँ पर हेडिंग जिन लोगों को लिखनी है वो लिख सकते हैं, गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अच्छा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मुख्यतः दो नियमों से ज्ञात की जाती है। पहला नियम आपका आता है दाएं हाथ की हथेली का नियम। पहला नियम है आपका दाएं हाथ की हथेली का नियम। चलिए इसी से हम शुरुआत कर लेते हैं। दाएं हाथ की हथेली का नियम, तो इस नियमानुसार यदि हम दाएं हाथ मतलब सीधा हाथ हो गया ना, यदि हम दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि सभी उंगलियां अंगूठे के लंबवत हों, ऐसे इस प्रकार से अगर हम अपने पंजे को फैला लें, तब अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तब हथेली की लंबवत दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी या उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। किस प्रकार? अगर हम मान लें कि यहाँ पर कोई आपका ये चालक तार है, चालक तार में आपका A और B चालक तार है। अब इस चालक तार में B से A की ओर विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी। यहाँ कोई बिंदु हम P मान लेते हैं। तब हम क्या करेंगे, अपने दाएं हाथ को फैला लिया और फैलाने के बाद में मतलब दाएं हाथ के पंजे को फैला लिया और फैलाने के बाद में हम इस प्रकार से रख देते हैं। अब जो दाएं हाथ का अंगूठा है वो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है और उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत कर रही हैं जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अच्छा, तब हथेली की लंबवत दिशा, अब हथेली इस तरफ है ना, तो हथेली की जो लंबवत दिशा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यानी कि अगर विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर चालक तार में प्रवाहित हो रही है और हमारा बिंदु यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस बोर्ड के लंबवत उस तरफ होगी, ठीक है, बोर्ड के पीछे की ओर, ठीक है। अगर हमारा कोई चालक तार इस प्रकार से है और यहाँ से विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है और इस स्थिति में अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें, अगर हमारा बिंदु कोई यहाँ पर है, मतलब ये पेन जो है मार्कर हमारा है, अगर ये कागज़ के तल में हो और विद्युत धारा इस सिरे से इस सिरे की ओर प्रवाहित हो रही हो, तब हम चालक तार को इस प्रकार रखेंगे, अपने हाथ को इस प्रकार रखेंगे। अच्छा, जब इस प्रकार रखेंगे तो इस चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। तो ये था दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, इसको नियम नंबर 1 भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरा प्रयोग, दूसरा नियम है
दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, पेंच का नियम, ये नियम नंबर 2 है आपका। अच्छा, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है? इस नियमानुसार यदि हम किसी पेंच को पेंचकस की सहायता से कसें, तब पेंच की नोक धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो उसके चारों ओर जब हम पेंचकस को घुमाते हैं तो अंगूठा क्या करता है? घूमता है। तो अंगूठा उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। जैसे इस प्रकार हमने पेंचकस को पकड़ लिया, अब हम यहाँ पर नोक हो गई, यहाँ पर नोक है, अब जो नोक होगी पेंच की नोक, वो धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। और पेंचकस को जब हमने इस प्रकार पकड़ लिया तो अंगूठा हमारी धारा की दिशा में भी हो गया, और पेंचकस की जो नोक है या पेंच की जो नोक है वो धारा की दिशा में होगी। पेंच की नोक आगे बढ़ेगी मतलब धारा की दिशा में, और अंगूठा, पेंच को हम कसेंगे तो अंगूठा हमें घुमाना है तो अंगूठा इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो ये हो गया आपका दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो इस नियम की सहायता से हम विद्युत चुंबकीय किसी गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करते हैं। दूसरा आपका पहला नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। इसकी सहायता से भी हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद में अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में एक छोटे से डेरिवेशन की। अच्छा, डेरिवेशन ज़्यादा ये आपका हाई स्कूल में भी था, ये डेरिवेशन है हाई स्कूल में भी था, लेकिन अभी हाई स्कूल के से हट गया। ये कौन सा? किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कोई भी आपका धारावाही चालक तार है, यहाँ पर हेडिंग लिख लीजिए, किसी धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र। किसी धारावाही चालक तार के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, इसको हम इस हेडिंग को सीधा सीधा कह भी सकते हैं वायो सेवर्ट का नियम। यहाँ पर वायो सेवर्ट का नियम भी लागू होता है। तो वायो सेवर्ट का नियम या किसी भी धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों एक ही तरीके से ज्ञात किए जाते हैं। किस प्रकार? वायो सेवर्ट ने अपने नियम में क्या बताया? वायो सेवर्ट के नियमानुसार यदि कोई चालक तार हो, उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित करें, तब उसकी अल्पांश लंबाई के कारण चालक तार के निकट किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब मान लेते हैं ये हमारा कोई चालक तार है, इसकी अल्पांश लंबाई है, ये अल्पांश लंबाई है डेल्टा एल। अल्पांश लंबाई बहुत छोटी लंबाई, चालक तार की एक छोटी सी लंबाई है डेल्टा एल। अब इस चालक तार में विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार में विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, तब इसके अल्पांश भाग द्वारा किसी बिंदु P, अब यहाँ पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी कि डेल्टा V हमें ज्ञात करना है। अल्पांश भाग है, इसलिए उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी आपका छोटा ही होगा, इसलिए हमने डेल्टा V लिख दिया। अच्छा,
यहाँ पर मान लेते हैं कि इस अल्पांश भाग से बिंदु P की जो दूरी है वो स्मॉल r है। अब यहाँ पर अल्पांश भाग और बिंदु P को जो मिलाने वाली रेखा होगी, अगर मान लें कि रेखा इस भाग से थीटा कोण बनाती है। अब ये बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है, बिंदु यहाँ पर भी हो सकता है, बिंदु यहाँ पर भी, यानी कि इसके चारों ओर कहीं पर भी बिंदु हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से चालक तार की सीध में नहीं होना चाहिए। बस कोई अगर चालक तार है तो उसके सीध में, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे अगर ऐसे होगा तो थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इधर या इधर कहीं भी बिंदु हो सकता है, इधर या इधर कहीं भी बिंदु हो सकता है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर डेल्टा एल क्या है? अल्पांश लंबाई, चालक तार की अल्पांश लंबाई। उसके बाद में आई क्या है? चालक तार में प्रवाहित धारा। आर क्या है? अल्पांश भाग से बिंदु P के बीच की दूरी। ठीक है। थीटा क्या है? बिंदु P और चालक तार को मिलाने वाली रेखा तथा चालक तार के बीच बना कोण है। तो चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट कर लें। नंबर 1, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि डेल्टा V प्रोपोर्शनल I। नंबर 2, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक की अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि डेल्टा V प्रोपोर्शनल डेल्टा L। नंबर 3, चालक तथा उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि डेल्टा V प्रोपोर्शनल साइन थीटा। ज्या का साइन थीटा से ही लिखते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट है नंबर 4, चालक तथा उस बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि डेल्टा V प्रोपोर्शनल 1/r²। तो इस प्रकार से चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, चालक की अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती, और चालक तथा उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती, और चालक तथा उस बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा, हम क्या करते हैं, उपरोक्त सभी को मिलाने पर, उपयुक्त सभी को मिलाने पर, जब हम सबको मिलाएंगे तो डेल्टा V प्रोपोर्शनल I डेल्टा L साइन थीटा अपान r², ये आ जाता है हमारा। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो अनुक्रमानुपाती का निशान है इसको हटाते हैं तो कोई न कोई नियतांक आएगा। तो यहाँ पर डेल्टा V बराबर नियतांक हम लेके आते हैं μ0/4π इंटू I डेल्टा L साइन थीटा अपान r², जहां μ0/4π अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, अनुक्रमानुपातिक नियतांक है जिसका मान होता है 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर जो आपका एप्सिलॉन 0 है, सॉरी μ0 है, μ0 आपका जिस प्रकार एप्सिलॉन 0 वैद्युत क्षेत्र में क्या होता था, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक उसी प्रकार जो आपका μ0 है, μ0 ये निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है जिसका मान होता है 4π
इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो ये रहा किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या वायो सेवर्ट का नियम। चलिए, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। इसको साफ करें। अच्छा, अब इसके बाद में बायो सेवर्ट का नियम तो हो गया। बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार हमने ये जान लिया है कि अगर अल्पांश लंबाई का कोई चालक तार हो, मतलब कोई चालक तार हो, उसकी अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई चालक तार बड़ा है और फिर हम उस पूरे चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं, तो हम फिर किस प्रकार निकाल सकते हैं? अच्छा, यहाँ पर हेडिंग आपकी रहेगी परिमित लंबाई के ऋजरेखीय, परिमित लंबाई के ऋजरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, कोई परिमित लंबाई का धारावाही चालक तार है जिसके निकट हमें किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। ये हमारा कोई चालक तार है ए बी चालक तार है। अब इसके निकट चालक तार से लंबिक दूरी, लंबवत दूरी दी गई है स्मॉल r पर कोई बिंदु है P। इस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, बहुत अच्छी बात है। अब हमने तो पढ़ा है सिर्फ बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट के नियम से हमने ये जाना कि अल्पांश भाग के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं, किसी भी चालक के अल्पांश भाग के कारण निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अल्पांश भाग मान लिया हमने CD, इसको बिंदु मान लेते हैं। अच्छा, CD हमने मान लिया, जो D और बिंदु P के बीच की दूरी है इसको हमने x मान लिया। ठीक है, यह अल्पांश भाग हो गया। अब इसको भी हम मिला देते हैं इस तरीके से। अगर हम ये कहें कि अल्पांश चालक तार का अल्पांश भाग है CD, अगर CD के दोनों सिरों द्वारा या CD द्वारा बिंदु P पर आंतरिक कोण डेल फाई हो और DO द्वारा बिंदु P पर आंतरिक कोण फाई हो। ठीक है, चालक AB द्वारा बिंदु P पर आंतरिक कोण भी होंगे, कुछ ना कुछ आंतरिक कोण। अच्छा, अगर हम मान लें कि जो आपका OB भाग है, इसके द्वारा बिंदु P पर आंतरिक कोण फाई 2 है और OA द्वारा बिंदु P पर आंतरिक कोण फाई 1 है। तो इस तरीके से आंतरिक कोण होगा। अच्छा, हम यहाँ पर सिर्फ क्या निकालेंगे कि अल्पांश लंबाई द्वारा, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख देते हैं, जैसे कि हमने AB बराबर चालक तार। अच्छा, AB चालक तार की लंबाई है, चालक तार की लंबाई। ठीक है। अच्छा, CD क्या है? CD है अल्पांश, चालक का अल्पांश भाग, चालक का अल्पांश भाग। अब अल्पांश भाग की लंबाई डेल्टा L क्या है? अल्पांश भाग की लंबाई। मान लेते हैं कि अल्पांश भाग की जो लंबाई है
वो डेल्टा एल है। ठीक है। अच्छा, इस चालक तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है। जो आई है चालक में प्रवाहित धारा है। अच्छा, फाई 1 और फाई 2 क्या है आपके? ओ ए भाग द्वारा बिंदु P पर आंतरित कोण, और फाई 2 आपका क्या हो गया? ओ बी भाग द्वारा बिंदु P पर आंतरित कोण, और डेल फाई क्या है? सी डी भाग द्वारा बिंदु P पर आंतरित कोण। तो यहाँ पर इनके बारे में भी लिख देते हैं कि डेल फाई बराबर सी डी द्वारा P पर आंतरित कोण। ठीक है। और फाई किसके द्वारा है? फाई है डी ओ द्वारा P पर आंतरित कोण। ठीक है। अच्छा, फाई 1 फाई 2 क्या है? फाई 1 के बारे में भी लिख देते हैं। फाई 1 किसके द्वारा है? ओ बी द्वारा बिंदु P पर आंतरित कोण, और सॉरी ओ ए द्वारा। और फाई 2 आपका है ओ बी द्वारा आंतरित कोण। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने सारा कुछ लिख दिया। अब dp बराबर, यहाँ पर जो dp है, dp बराबर x है, और OP बराबर क्या है हमारा? r। ठीक। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अल्पांश भाग द्वारा बिंदु P पर निकाल लेते हैं कि कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब अल्पांश भाग द्वारा अगर हम यहाँ पर देखें तो इस सिरे द्वारा इस सिरे की बिंदु P से दूरी ज़्यादा होगी। ठीक है। और बिंदु D से बिंदु P की दूरी कम होगी, तो ये दूरियां तो बराबर होनी चाहिए। अब इनको हम थोड़ी दूरियां बराबर कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, बिंदु D से CP पर एक अभिलंब खींच देते हैं। इसको मान लेते हैं DE। ये हमने अभिलंब खींच दिया, और यहाँ पर आपका कोण बन गया थीटा। ठीक है। तो अब इस छोटे से भाग के कारण यहाँ पर हम उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ लिखेंगे तब अल्पांश भाग द्वारा P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? अरे छोटा सा भाग है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा सा ही होगा। छोटा सा होगा मतलब डेल्टा V बराबर μ0/4 पाई और I डेल्टा L साइन थीटा अपान दूरी कितनी है? दूरी तो भाई x है, तो यहाँ पर x स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अच्छा, ये तो हमने समीकरण 1 निकाल लिया भाई, लेकिन हमें पूरे चालक तार के कारण निकालना है। ठीक है। अब पूरे चालक तार के कारण तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फाई हमारा कोण कितना बन रहा है इसके द्वारा, इधर बिंदु P पर फाई कोण बन रहा है, तो डेल फाई कोण में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर त्रिभुज आपके 2 दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक तो आपका है CE और D। ठीक है। में इस कोण में अगर हम साइन थीटा लगा दें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अच्छा, ये हमने बताया आपको D क्या है? D लंब है। D क्या है? लंब। तो जब D लंब है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं DE परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है किस पर? CP पर। ठीक है। तो यहाँ पर ये तो लंब हो गया हमारा, और कर्ण तो यही बचा क्योंकि ये तो आधार है ही। फिर तो आपका साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, यानी कि DE अपान कर्ण। कर्ण का मतलब
लंबाई इसकी है डेल्टा एल, तो आपका डी ई बराबर डेल्टा एल साइन थीटा हो जाएगा, डेल्टा एल साइन थीटा। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। फिर इसके बाद में त्रिभुज, एक दूसरा त्रिभुज कौन सा है, क्योंकि हमें इस कोण और इस कोण में संबंध निकालना है, थीटा और डेल फाई में निकालना है संबंध, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरा त्रिभुज हो गया कौन सा, डी ई और पी में। अब यहाँ पर थीटा जो है बहुत छोटा है, थीटा क्या है, डेल फाई जो है बहुत छोटा है। जब डेल फाई बहुत छोटा है तो इसके साथ जब आपने पढ़ा होगा कि किसी कोण का मान बहुत छोटा सा हो तो उसके साथ साइन कॉस टेन नहीं लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि ये जो भुजा होगी ये कर्ण कहलाएगी। अब हमें इस भुजा में और ये लंब, इन दोनों में संबंध भी चाहिए, तो हम साइन कॉस तो नहीं लिखेंगे ना टेन लिखेंगे, लेकिन इन दो भुजाओं में संबंध के लिए साइन वाला फार्मूला ही लगाना है। यानी कि डेल फाई बराबर आपका हो जाएगा, साइन को याद रखिए, साइन डेल फाई बराबर आपका क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, यहाँ साइन नहीं होगा, बकाया फार्मूला तो वही लगाएंगे आप, डी ई अपान एक्स हो गया। अच्छा, यहाँ से अगर हम डी ई बराबर निकालेंगे तो एक्स डेल फाई हो गया। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 व 3 को देखेंगे तो दोनों डी ई के मान ही है, डी ई के मान है, तब आपका क्या हो जाएगा, एक्स डेल फाई इक्वल डेल्टा एल और साइन थीटा। यानी कि समीकरण 1 में जहां डेल्टा एल साइन थीटा लिखा है वहां पर हम एक्स डेल फाई रख सकते हैं, एक्स डेल फाई रख सकते हैं। चलिए रख दीजिए। तब समीकरण 1 से, अच्छा समीकरण 1 डेल्टा वी बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई तो है हमारा, डेल्टा एल साइन थीटा के स्थान पे क्या रखना है, एक्स डेल फाई, अपान हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर भैया चला गया, 2 घातें चली गई, इधर से 1 घात बची यानी कि एक्स बच गया। तो डेल्टा वी बराबर यहाँ पर आपका क्या है, म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई डेल फाई अपान एक्स। अच्छा, अब हमारा देखिए छोटा सा भाग था तो इसके कारण छोटा सा एंगल बना। जैसे ही यहाँ पर थोड़ा हम बड़े के कारण निकाल रहे हैं, अब यहाँ ओडी के कारण निकालेंगे तो ओडी में यहाँ पर क्या हुआ, एंगल फिर बदल गया आपका। अब जैसे जैसे हमने छोटे से भाग के कारण निकाला कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र, अब जैसे जैसे भाग बढ़ा क्या हुआ, एंगल भी आपके बदल गए। तो अगर हम पूरे चालक तार के कारण निकालेंगे तो हमें एंगलों का यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब कोण आपके परिवर्तित हो रहे हैं, कोण परिवर्तित हो रहे हैं। तो अब हमने छोटे भाग के कारण निकाल लिया है, बस यहाँ पर बदल क्या रहा है, बदल रहा है आपका फाई का मान बदल रहा है, तो इसको हम फाई के पदों में लिखना है। अब फाई के पदों में लिखना है तो डेल तो आ गया, ठीक है। अब ये जो है थोड़ा इसको और हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें निकालना है बिंदु पी पर, और बिंदु पी पर निकालनी, ये तो हमने दूरी मानी थी, हमें आर दूरी पर निकालना है, तो आर के पदों में लिख लेते हैं इसको। अब आर के पदों में लिखेंगे तो यहाँ से ये आपका कोण कौन सा है, फाई, तो त्रिभुज यहाँ लिख लेते हैं, त्रिभुज, इसको डाल देते हैं, समीकरण डाल दीजिए अच्छा रहेगा थोड़ा। कितने समीकरण हो गए हमारे, समीकरण हो चुके हैं 3 तक, तो इसको डाल देते हैं 4। अच्छा, त्रिभुज DOP में कॉस फाई बराबर लगा दीजिए। कॉस फाई बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार ये रहा और कर्ण ये रहा, तो यानी कि आपका हो जाएगा आर अपॉन क्या हो जाएगा भाई, अपॉन एक्स। अच्छा, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा आर अपॉन कॉस फाई, हो गया। तो ये x का मान समीकरण 4 में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 4 में रखने और पर, चलिए x का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो डेल्टा v बराबर
म्यू ज़ीरो अपान 4 पाई इंटू आई के बाद है डेल फाई अपान, अच्छा नीचे था एक्स के स्थान पर क्या रखना है, आर अपान कॉस फाई, तो आर तो हमने रख दिया, अब अपान में जो कॉस फाई होगा वो पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है, यानी कि कॉस फाई, अब कॉस फाई जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बराबर म्यू ज़ीरो अपान 4 पाई इंटू आई कॉस फाई और डेल फाई अपान आपका हो गया आर। चलिए अब हमें जिसके सापेक्ष मतलब जो भी बदल रहा है, आपका थीटा बदल रहा है, फाई बदल रहा है तो ये कॉस के पदों में आ गया फाई। अब कॉस के पदों में आ गया है क्योंकि यहाँ पर जो घटक आपके यूज़ होंगे वो कॉस के पदों में ही रहेंगे, साइन के पदों में नहीं, साइन एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, इसलिए इसको हम कॉस के पदों में लेके आए हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से अब जो परिवर्तित हो रहा है, जो बदलेगा लंबाई के हिसाब से, यहाँ पर क्या बदल रहा है आपका, पूरे चालक तार के कारण निकालेंगे तो कोण बदलेगा, तो कोण के सापेक्ष ही कर देना है इसका समाकलन, तब लिखेंगे तब पूरे चालक तार के कारण P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अच्छा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, अब तो हमारा डेल्टा खत्म हो जाएगा भाई, क्योंकि डेल्टा किस लिए, डेल किस लिए था, डेल हमारा छोटे से भाग के लिए था, तो अब तो डेल्टा खत्म हो जाएगा, तो बी बराबर क्लोज इंट्रीकेशन समाकलन किसके सापेक्ष, यानी कि यहाँ पर लिमिट होंगी कहाँ से कहाँ तक। अच्छा यहाँ पर हमने जैसे ही देखा, यहाँ पर ये रहा हमारा, ये बिंदु रहा, ऐसे ही रहा चालक तार से लंबिक। अच्छा यहाँ पर अगर इधर चलेंगे तो एक रहेगा प्लस में, अब प्लस में ये इधर नीचे जा रहा है तो माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में, ठीक है। या हम इसको ऐसे घुमा लें यहाँ पर, तो इधर आएगा ये माइनस में जा रहा है, इधर जाएगा तो आगे जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, फाई 1 को मान लेते हैं माइनस और फाई 2 आपका रहेगा प्लस का। अच्छा यहाँ पर डेल्टा वी रख देते हैं, डेल्टा वी का मान रखेंगे तो बी बराबर इंट्रीकेशन फाई 1 माइनस का हो गया फाई 2, डेल्टा बी का मान कितना है, म्यू ज़ीरो अपान 4 पाई इंटू आई, उसके बाद में कॉस फाई और डेल फाई अपान आपका क्या है, अपान है आर। अच्छा जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पर म्यू ज़ीरो अपान 4 पाई कांस्टेंट है, आई और अपान आर ये भी कांस्टेंट है, तो वी बराबर म्यू ज़ीरो अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर, ये तो कांस्टेंट रहा, फाई 1 माइनस का और फाई 2 प्लस का, यहाँ आपका क्या बचा कॉस फाई और डेल फाई अपान कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा कॉस थीटा हो कॉस फाई हो, इसका समाकलन अगर हम करते हैं तो क्या होता है, माइनस साइन फाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा v बराबर म्यू ज़ीरो अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर, क्या हो जाएगा माइनस का साइन फाई, ठीक है। लिमिट आपकी माइनस की फाई 1 है और प्लस का फाई 2 है। अच्छा यहाँ पर क्या करना है, आपको लिमिट यूज़ कर देना है, तो b बराबर म्यू ज़ीरो अपान 4 पाई आई अपान आर। अच्छा लिमिट यूज़ करेंगे, ज़रा देखना भाई, लिमिट यूज़ करते हैं क्या करते हैं, उच्च लिमिट से निम्न लिमिट को घटा देते हैं। अच्छा क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस तो है ही आपका, तो ये साइन माइनस का साइन फाई 2 और माइनस यहाँ पर घटाना है, माइनस चिन्ह को या तो ऐसा करिए आप, माइनस चिन्ह को पहले बाहर ले लेते हैं। अच्छा माइनस चिन्ह को हमने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है,
तो यहाँ पर माइनस चिन्ह हटा दिया तो साइन फाई 2 हो जाएगा और माइनस साइन और कोष्टक में माइनस फाई 1। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अच्छा, साइन माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। आपका सूत्र होता है कॉस फाई का, अगर हम समाकलन करते हैं, कॉस फाई का समाकलन होता है साइन फाई। ठीक है, साइन फाई का होता है तो माइनस कॉस फाई हो जाता है। मिस्टेक हो गई, सॉरी। तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये माइनस यानी कि आपका b बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपान आर साइन फाई 2 माइनस साइन फाई साइन कोष्टक में माइनस फाई 1। अब साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे ये माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब आपका b बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपान आर और कोष्टक में हो जाएगा साइन फाई 1 हो जाएगा प्लस का, साइन फाई 1 हो जाएगा प्लस का, और प्लस हो जाएगा आपका साइन फाई 2। तो ये रहा आपका एक परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ कंडीशन आपकी अप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, इसको जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा साफ कर रहे हैं। साफ करके यहाँ पर थोड़े कुछ कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। कौन कौन सी कंडीशन आपकी हो सकती हैं? अच्छा, पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि आपका जो फाई 1 है और फाई 2 है, इनके मान दोनों के 90-90 हो जाए। अब 99 कैसे हो जाएंगे? इसका भी 90 हो जाए, इसका भी 90 हो जाए, तो कब होगा? अगर हम मान लें कि चालक अनंत लंबाई का है, यदि चालक अनंत लंबाई का हो, अगर चालक अनंत लंबाई का होगा इस तरीके से, तो ये जो कोण बनेंगे वो लगभग 90 के बराबर हो जाएंगे। यानी कि तब आपका फाई 1 सर्वांशम होगा 90 डिग्री के। ठीक है, और सर्वांशम ही होगा फाई 2, मतलब फाई 1 और फाई 2 के मान लगभग 90-90 अंश के ही होंगे। अच्छा, तब b बराबर कितना हो जाएगा? म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपान आर। अच्छा, साइन 90 का मान 1 होता है, प्लस साइन 90 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 90 का मान 1 1 2, यानी कि b बराबर आपका म्यू 0/4 पाई इंटू आई अपान आर और इंटू 2 2 दूनी 4, तो b बराबर आपका कितना हो गया? म्यू 0/2 पाई इंटू आई अपान आर। ठीक है, ये रहा, मात्रक वही रहेगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? अगर हम मान लें ये जो बिंदु P है वो चालक के किसी एक सिरे, मतलब यहाँ पर B सिरे पर अगर हम मान लें कि जो बिंदु P है वो चालक के B सिरे पर ही है, उसके बिल्कुल पास में ही है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा इसको और साफ कर दें। चलिए, अब हमने मान लिया दूसरी कंडीशन में यदि बिंदु P चालक के सिरे B पर हो। जब चालक के सिरे B पर हो और उसकी दूरी यही रहेगी R, ठीक है, तब क्या होगा? तब आपका जो फाई ऊपर कितना बन रहा है? फाई 2,
तो फाई 2 बराबर हो जाएगा 0 अंश। ठीक है, इस कंडीशन में फाई 2 बराबर आपका 0 होगा। अब आपका ये जो बिंदु P है वो कहाँ है, यहाँ कहीं है भाई, यहाँ कहीं। तो इस कंडीशन में यहाँ मतलब इस स्थिति में भी हो सकता है, यहाँ पर यहाँ तक चालक तार है, ये दूरी r हो गई। तो यहाँ पर जो फाई 2 का मान होगा, फाई 2 यहाँ बन रहा है, इस ऐसे बन रहा है ये फाई 2, तो ये ऐसे पहुँच जाएगा। तो फाई 2 का मान है वो 0 डिग्री होगा। अब फाई 2 का मान 0 डिग्री होगा, तब b बराबर कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई इंटू आई अपन आर इंटू साइन। अच्छा, फाई 1 का मान कितना होगा, फाई 1 जब हमने बताया, ये तो फिर इसके लिए तो ये अनंत का कार्य करेगा, अनंत का कार्य करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, अभी लिखवाएं। तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस साइन 0 अंश। साइन 0 का मान 0 होता है, तो b बराबर μ0/4 पाई इंटू आई अपन आर। साइन 90 का मान 1, यानी कि ख़त्म कहानी, सीधा सीधा इतना ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए फिजिक्स, घर रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया आपको, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए आप अपने प्यारे से YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। धन्यवाद।